So today I am with you to make you understand chapter number 2 of class 12 physical education CBSE. So the name of the chapter is Children and Women in Sports, and the things which we are going to study in this chapter is exercise guidelines of WHO for different age group, then common postural deformities. Some deformities are there which are due to the postures. Then women participation in sports. What are the benefits of women participation in sports? Then we have special consideration, menarche and menstrual dysfunction. And at last, we will study female athlete triad, osteoporosis, amenorrhea, and eating disorders. So we will start with the exercise guidelines at different stages of growth and development. So WHO, World Health Organization, has divided a human being or its growth at different age groups, and according to that, we will learn ki how that exercise guidelines has been given, means कौन से एज ग्रुप में किस तरीके की डिफरेंट एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। सो सबसे पहले आता है इन्फेंट्स, जो कि अप टू 1 ईयर्स ऑफ किड्स होते हैं, बेबी होती है जिसको बोलते हैं। तो उस वक्त पे जो है सो फिजिकली एक्टिव होना चाहिए सेवरल टाइम्स इन अ डे बाई थ्रू वेराइटीज ऑफ डिफरेंट वे से उनको एक्टिव रखना चाहिए। फ्लोर बेस्ड प्ले हो गया, जितना ज़्यादा फ्लोर बेस्ड प्ले होगा उतना ज़्यादा बेटर होगा बच्चे के लिए। फॉर दोज नॉट येट मोबाइल, इस एज पे मोबाइल बिल्कुल अलाउ नहीं होती है। दिस इंक्लूड्स एट लीस्ट 30 मिनट इन प्रोन पोजिशन। टमी टाइम जिसको बोलते हैं, प्रोन पोजिशन में मिनिमम 30 मिनट उसको रहना चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबली जो है सो कोशिश करना चाहिए कि उसको डे वाइल अवेक रखा जाए। नॉट बी रिस्ट्रेन फॉर मोर देन 1 आवर एट अ टाइम। कोई भी एक ही एक्टिविटी जैसे प्राम्स हो गया, स्ट्रॉलर हो गई, हाई चेयर हो गया, स्ट्रेप्ड हो गया, केयर गिवर को बैक पे जो लेके चलते हैं, तो ये सब चीज पे जो है सो ज्यादा 1 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं देना चाहिए कंटिन्यूअसली जिसे बोलते हैं। देन स्क्रीन टाइम नॉट रिकमेंडेड है इस एज ग्रुप में, जैसा मैंने पहले बताया आपको। और सेडेंटरी इंगेजिंग इन रीडिंग एंड स्टोरिंग टेलिंग विद अ केयर गिवर इज इनकरेज्ड। अब जो है सो उस एज ग्रुप में जो है सो स्टोरी टेलिंग हो गया या फिर रीडिंग हो गया, ये सब जो है सो किसी केयर गिवर के साथ दे सकते हैं। मिनिमम 14 to 17 आवर्स जो 0 to 3 मंथ ऑफ एज में, एंड 12 to 16 आवर्स फॉर 4 to 11 मंथ ऑफ एज इज गुड क्वालिटी स्लीप इंक्लूडिंग द नैप्स ऑफ अ बेबी इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टॉडलर्स पे। इसका नाम टॉडलर्स दिया गया, 1 to 2 ईयर्स ऑफ एज। इसमें जो है सो 180 मिनट्स एटलीस्ट डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज में लगाना चाहिए, जहाँ पे इंटेंसिटी थोड़ा मॉडरेट टू विगरस हो। फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए जो एक दिन में होना चाहिए। नॉट बी रिस्ट्रेंट फॉर मोर देन 1 आवर। इसमें भी सेम पहले वाले की तरह 1 घंटे से ज्यादा तक एक ही जैसी एक्टिविटी, जैसे प्राम्स हो गया, स्ट्रॉलर्स पे हो गया, हाई चेयर्स पे बच्चों को लेके घूमते हैं लोग, वो सब चीजें ज्यादातर 1 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं करना चाहिए। 1 ईयर ओल्ड की बात करूँ तो सेडेंटरी स्क्रीन टाइम सच एज वॉचिंग टीवी, वीडियो गेम, प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, ये सब रिकमेंडेड नहीं होती है। जो 2 ईयर्स के बच्चे हैं उसको जो है सो स्क्रीन टाइम दे सकते हैं, वो भी लेस देन 1 आवर और 1 आवर तक ही, जितना कम हो उतना बेटर हो। एंड दैट 1 आवर कैन बी रिकमेंडेड एज वॉचिंग कार्टून्स और वॉचिंग सम पोम्स ऑन द टीवी। सेम पहले वालों की तरह जो है सो इसमें भी बच्चे को आप स्टोरी टेलिंग या फिर रीडिंग में डाल सकते हैं। 11 14 आवर्स ऑफ गुड क्वालिटी जो है सो इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट होती है इसके अंतर्गत। और रेगुलर स्लीप एंड वेकअप टाइम भी इसके अंदर होना चाहिए। देन अगर नेक्स्ट मैच में चिल्ड्रन 3 to 4 ईयर्स की बात करूं तो एटलीस्ट 180 मिनट्स वेराइटी टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, जहाँ पे इंटेंसिटी जो है सो बढ़ानी चाहिए। 60 मिनट जो है सो मॉडरेट टू विगरस इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए थ्रू आउट द डे। बेटर नॉट टू बी रिस्ट्रेन फॉर मोर देन 1 आवर एट अ टाइम। एक बार में 1 घंटे से ज्यादा की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। सेम यहाँ भी प्राम्स, स्ट्रॉलर्स और सिट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड टाइम, ज्यादा देर तक कंटिन्यू बैठे रहना, वो भी नहीं होना चाहिए। स्क्रीन टाइम जो है सो 1 घंटे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे भी जो है सो स्टोरी टेलिंग और रीडिंग वाला पार्ट हो सकता है उनके लिए भी। 10 to 13 आवर्स ऑफ गुड क्वालिटी स्लीप जो है सो उनको भी रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं बात करूँ चिल्ड्रन एंड यूथ 5 to 17 ईयर्स, जब वो ग्रोइंग हो जाती है, चिल्ड्रन डू एटलीस्ट एन एवरेज ऑफ 60 मिनट पर डे ऑफ मॉडरेट टू विगरस इंटेंसिटी, मोस्टली एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी, और अक्रॉस द वीक करनी चाहिए उनको। मिनिमम जो है 60 मिनट का एक्सरसाइज करना चाहिए, जिसमें मॉडरेट टू विगरस इंटेंसिटी वाली एक्टिविटी हो, जैसे कि एरोबिक एक्टिविटी हो गया, फिजिकल एक्टिविटी हो गया। पूरे वीक में इसको कंटिन्यू करना चाहिए। Should incorporate various vigorous intensity aerobic activities as well as those that strengthen muscle and bone। और इस एज पे ऐसे एक्सरसाइज करने चाहिए, ऐसे एक्टिविटीज करनी चाहिए इंटेंसिटी वाले, जिससे कि उनके बोन्स और मसल्स जो है सो स्ट्रेंथन हो, कम से कम 3 दिन वीक में। और शुड लिमिट द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड बिंग सेडेंटरी, पर्टिकुलर द अमाउंट ऑफ रिक्रिएशनल स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम को जो जितना कम हो सके उतना कम करना चाहिए।
देन एक मेन एज है एडल्ट जिसको बोलते हैं 18 टू 64 ईयर्स ऑफ एज शुड डू एटलीस्ट 150 टू 300 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी और वीक फिजिकल एक्टिविटी। 150 टू 300 मिनट्स मिनिमम जो है सो उनको करना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी। 75 टू 150 मिनट जो है सो विगरस इंटेंसिटी, यानी जहाँ पे बहुत ज्यादा ताकत चाहिए, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती है, बहुत पावरफुल फिजिकल एक्टिविटीज होती है, उस समय करना चाहिए। और बाकी टाइम जो है सो मॉडरेट एंड विगरस इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस एज ग्रुप में जो है सो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज है जो ग्रेटर इंटेंसिटी की होती है, वो सारे के सारे करने चाहिए, जिसमें कि सारे जो मेजर मसल्स है बॉडी के वो सारे हो जाए। ये मिनिमम 2 दिन वीक में करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द बॉडी कंडीशन। और आप अगर चाहो तो मॉडरेट टू इंटेंसिटी जो एरोबिक एक्टिविटी है उसको आप बढ़ा भी सकते हैं, 300 मिनट से भी ज्यादा कर सकते हैं, और 150 मिनट से विगोरस इंटेंसिटी को भी जो है सो बढ़ाया जा सकता है। और या फिर कॉम्बिनेशन करके भी हम इसमें एक्टिविटी कर सकते हैं। शुड लिमिट द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड बीइंग सेडेंटरी, रिप्लेसिंग सेडेंटरी टाइम विद फिजिकल एक्टिविटी ऑफ एनी इंटेंसिटी। अगर आपको बहुत ज्यादा टीवी देखने का शौक है या बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम, मोबाइल टाइम होता है, ये जो एज ग्रुप होता है, तो इट इज बेटर कि आप उसकी जगह पे कोई कोई भी इंटेंसिटी की फिजिकल एक्टिविटी करें। और जो है सो ये एज ग्रुप ऐसा होता है जहाँ पे आपको बिहेवियर, हेल्थ बिहेवियर पे भी काम करना चाहिए। ऑल एडल्ट एंड ओल्डर शुड एम टू डू मोर देन द रिकमेंडेड लेवल ऑफ मॉडरेट टू विगरस इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी। और ये बहुत फिटनेस और हेल्थ वाला कॉन्शियस वाला एज होता है, तो इसमें जो है सो मॉडरेट टू विगरस इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटीज हर वक्त करते रहना चाहिए। उसके बाद अदर एडल्ट 65 ईयर्स एंड एबव की बात करूँ तो सेम एडल्ट की तरह एक्टिविटी होती है, बट एज बिकॉज एज ज्यादा हो जाती है तो वीकली फिजिकल एक्टिविटी। ओल्डर एडल्ट शुड बी वेरिड मल्टी कंपोनेंट फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए दैट emphasizes फंक्शनल बैलेंस एंड strengthen ट्रेनिंग एट मॉडरेट और ग्रेटर इंटेंसिटी ऑन 3 और more days a week। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है 3 या 3 से ज्यादा दिन कर सकते हैं, जिससे कि उनकी जो फंक्शनल कैपेसिटी है वो बने रहे। और इस एज ग्रुप पे जो है ज्यादातर फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देनी चाहिए ताकि फिटनेस बना रहे। और मल्टी कंपोनेंट फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, इन सब के लिए थोड़ा 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 करना चाहिए, क्योंकि एज ग्रुप ज्यादा हो जाती है और सीनियर सिटीजन में आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए इसके ऊपर। सो ये था आपका WHO का एक्सरसाइज गाइडलाइंस। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक इज पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। देयर आर फ्यू पोस्चरल डिफॉर्मिटीज जो कि हमारे गलत पोस्चर की वजह से हो जाती है। तो आज हम जानेंगे कौन से पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती है। सबसे पहला जो है वो स्पाइनल कर्वेचर है, यानी डिफॉर्मिटी जो हमारे स्पाइन में होती है, डिफॉर्मिटी रिलेटेड टू स्पाइन इज टर्म्ड एज स्पाइनल कर्वेचर। वीक मसल कॉसेज द फॉर्मेशन ऑफ स्पाइन कर्वेचर। जब भी किसी की मसल्स वीक होती है तो उसको स्पाइनल कर्वेचर होने के चांसेस हो जाते हैं। 3 टाइप्स होती है इसकी, काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड स्कोलोसिस। अगर आप इमेज देख पा रहे हो तो इमेज में आपको देखने में आ रहा होगा कि जो पहला इमेज है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो पहला इमेज में आप देख पा रहे हो ये एकदम परफेक्ट नॉर्मल बैकबोन है। बट अगर आप इसमें देखो तो ये इन अंदर की तरफ आ गया है, कुछ ऐसा शिफ्ट हो गया है। और अगर आप इसमें देखो तो ये आउटर की साइड चला गया है। और अगर आप इसमें देखो तो ये ऐसे टेढ़ा हो गया है। सो ये जो कुछ होता है तो इसको हम स्पाइनल कर्वेचर बोलते हैं। अगर इसकी मैं वन बाय वन बात करूँ तो सबसे पहले काइफोसिस है। काइफोसिस जो है सो इंक्रीज और एक्सग्रेशन ऑफ अ बैकवर्ड और पोस्टीरियर कर्व। जब भी कभी बैकवर्ड साइड पे या फिर पोस्टीरियर साइड पे जो है सो कर्व इंक्रीज हो जाती है, और अगर रिवर्सल हो जाती है फॉरवर्ड कर्व का तो उसको हम लोग काइफोसिस बोलते हैं। याद रखना इसको। काइफोसिस इज की जब भी कभी इंक्रीज हो जाती है बैकवर्ड साइड पे, दैट इज टर्म्ड एज काइफोसिस। काइफोसिस को भी अगर मैं उसके बाद की बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे इमेज में, एक जो है सो आपका नॉर्मल स्पाइन आपको दिख रहा होगा और दूसरा जो है सो आपको एक काइफोटिक स्पाइन दिख रहा होगा। काइफोटिक स्पाइन के इमेज में अगर आप देख पा रहे हैं तो वो बाहर के साइड जो है सो वो बेंड डाउन हो गया है। अब ये जो बाहर के साइड बेंड डाउन होती है इसका जो मेन रीजन है वो ड्यू टू द वीक मसल्स ओनली। अगर मैं इसके बाद की बात करूँ तो हमारे काइफोसिस के बाद आती है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस में अगर आप देखेंगे तो, सॉरी, काइफोसिस की अगर मैं बात करूँ क्यों हो रहा, तो मेल न्यूट्रिशन हो गया, इलनेस हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ पी और ईयर है, इनसफिशिएंट एक्सरसाइजेस है, रिकेट्स हो जाती है किसी को तो भी जो है सो ये हो सकता है। देन अगर कोई बार बार हेवी लोड शोल्डर पे उठा रहे हैं तो भी ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किसी का जो सुइटेबल है फर्नीचर है वो अगर सुइटेबल नहीं है और वो उसी पे बार बार बैठकर काम करता है, नीचे बैंड होकर काम करता है, तो भी जो है सो काइफोसिस होने के चांसेस हो सकते हैं। काइफोसिस को हंचबैक बोला जाता है, याद रखना इसको टर्म को, हंचबैक। काइफोसिस को हंचबैक बोलते हैं। इट मे कम इन MCQ। प्रिकॉशंस की बात करें तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अप्रोप्रिएट पोस्चर ऑफ सिटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग शुड बी पेड अटेंशन।
इसके बाद लॉर्डोसिस आता है। लॉर्डोसिस की बात करूँ तो इट इज द इनवर्ट कर्वेचर। अगर मैं आपको इमेज में दिखा पा रहा हूँ तो ये देखिए इमेज में, ये जो है सो ऐसा, ये नॉर्मल स्पाइन है एकदम जैसा और अगर इसमें देखिए इस इमेज में आप, तो ये अंदर की तरफ बेंड हो गया, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो है सो लॉर्डोसिस है। इंक्रीज्ड फॉरवर्ड कर्व इन लंबर रीजन, अगर फॉरवर्ड की तरफ कर्व हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो दैट इज लॉर्डोसिस। इट क्रिएट प्रॉब्लम इन स्टैंडिंग वॉकिंग, इसमें जैसे स्टैंडिंग और वॉकिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप तारक मेहता देखते हैं तो उसमें बाघा बॉय की जो एक्टिंग करता है बाघा, उसको ये लॉर्डोसिस का बॉडी दिखाई गई है उसके अंदर में। और इसको जो है सो अर्ली स्टेज पे ठीक किया जा सकता है अगर किसी का इम्बैलेंस डाइट है या इम्प्रॉपर इन्वायरमेंट है, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स है, किसी का ओबिसिटी एंड डिजीज अफेक्टिंग वर्टिब्रा, जिससे कि वर्टिब्रा स्पाइनल मसल में प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से भी लॉर्डोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट भी है स्कॉलोसिस। स्कॉलोसिस में अगर आप ये देख रहे हो तो ये एक नॉर्मल स्पाइन दिख रहा है आपको, सेंटर टू सेंटर यहाँ पे आ रही है, और दूसरा अगर आप इसमें देखें तो ये कुछ ऐसा बेंड सा हो गया। तो जब भी जो है सो लेटरल पोजीशन में आ जाती है जिसमें कि आपका स्पाइन के अंदर बेंडिंग ट्विस्टिंग और रोटेटिंग हो जाती है, दैट इज टर्म्ड स्कोलोसिस। स्कोलोसिस कर्व्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ देयर कॉन्वेक्टिस कॉन्वेक्टिसिस, अगर जिस तरीके से वो बेंडिंग है कि ट्विस्टिंग है रोटेटिंग है उसके हिसाब से उसका स्कोलेटिक कर्व डिसाइड किया जाता है। अगर इसकी बात करूँ तो ये जो है सो मोस्टली डिजीज होगा किसी को जॉइंट्स ऑफ बोन्स में, लेग्स अंडर डेवलप्ड हो किसी के, इन्फेंटाइल में किसी को पैरालिसिस हो गया या फिर रिकेट्स हो, या किसी को एबनॉर्मलिटीज ऑफ वर्टिब्रा हो मसल्स और नर्व्स में, तो भी स्कोलोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हो वो फ्लैट फीट है। फ्लैट फीट एक वो कंडीशन है जिसमें कि फीट के नीचे का जो आर्क है, अगर आप ये देख पा रहे हैं इसमें, इस वाले इमेज में, तो इसमें जो है सो ये अंदर की तरफ ऐसा आर्क शेप बना हुआ है, अगर आपको ये दिख रहा हो दिस इज अ नॉर्मल आर्क। बट अगर उसमें किसी के फीट में नॉर्मल आर्क मिसिंग हो, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, तो उसे हम फ्लैट फीट कहते हैं। जिसके भी फ्लैट फीट होते हैं उसके पेन पेन होती है फीट में। जिसको भी फ्लैट फीट होगा उनको ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक चल नहीं सकते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है और वो ब्रिस्क पेस में वॉक करने में। देन कॉज्ड बाय वीक मसल रैपिड इंक्रीज इन वेट, अगर किसी का मसल्स वीक होता है लेग पे तो ये होने के चांसेस हो सकते हैं, और बहुत ज्यादा वेट बढ़ जाए कम एज में तो भी ये होने के चांसेस हो सकते हैं। इम्प्रॉपर शूज अगर आप पहनते हैं तो भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं फ्लैट फीट। देन नेक्स्ट जो डिफॉर्मिटी है वो है हमारा नॉकनी। नॉकनी क्या है? नॉकनी जो है सो, जब ये आपको नॉक नी दिख रहा होगा, ये नॉर्मल नी है जहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप दिख रहा होगा आपको अच्छा खासा, और अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो ये दोनों इनवर्ट बेंड है, अंदर की तरफ बेंड है। तो जब भी नीस एक दूसरे को नॉक करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज नॉक नीस। इसका जो मेन रीजन है होने का वो है ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द बॉडी। इसके अलावा क्रोनिक इलनेस किसी को हुआ हो या ओबेसिटी ज्यादा हो जाई हो, तो भी जो है सो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिनको भी नॉक नहीं होते उनको डिफिकल्टी होती है प्रॉब्लम वॉकिंग एंड रनिंग करने में। और इसमें जो है सो गैप बिटवीन एंकल गोज ऑन इंक्रीजिंग, एंकल के बीच में जो है सो इस वाले पार्ट में इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये अंदर की तरफ नी शिफ्ट होगा वैसे वैसे यहाँ पे गैप बढ़ता जाएगा। ठीक इसी का जो अपोजिट है वो बोल एक्स, अगर आप देख पा रहे हैं इमेज में तो बोल एक्स में क्या होता है, लोअर लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स गॉट बेंड, जो ये जो लेग दिख रहा है आपको, ये बाहर की तरफ बेंड हो जाता है। और वाइड गैप बिटवीन द नी, अब इसमें जो है सो नी के बीच में वाइड गैप हो जाता है, जैसे नॉक नी में दोनों क्लोज आ रहे थे यहाँ पे वाइड गैप हो जाता है। और इसको बहुत इजीली जो है सो जब इंसान चलता है या दौड़ता है तो आपको उसे देखकर जो है सो वॉक और रन के थ्रू पता कर सकते हो कि उसको बोल एक्स है। मोस्टली जो है सेम इसमें भी नॉकनी की तरह डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, विटामिन डी की कमी होने से हो सकती है, ओबेसिटी हो तो हो सकती है, या इम्प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग अगर बचपन से रखा गया तो भी ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो डिफॉर्मिटी है हमारा वो राउंड शोल्डर्स है। राउंड शोल्डर अगर आपको दिख रहा होगा तो अभी आपकी जो ईयर्स हैं, वो ईयर्स और आपका जो शोल्डर ग्रिडल है वो एक ही लाइन में होती है। लेकिन अगर कभी शोल्डर्स राउंड हो जाए और आगे की तरफ बेंड हो जाती है तो इसका जो अलाइनमेंट है वो जो है सो गुम हो जाता है, कम हो जाता है, अलाइनमेंट हट जाता है। तो इसको हम लोग राउंड शोल्डर बोलते हैं। शोल्डर बिकम राउंड एंड समटाइम दे सीम टू बी बेंड फॉरवर्ड, शोल्डर जो है सो राउंड हो जाती है और आपको ऐसा लगेगा कि सामने की तरफ बेंड हो गई है। अलाइनमेंट ऑफ द ईयर्स इन रिलेशन टू शोल्डर इज नॉट प्रॉपर, जो अलाइनमेंट होनी चाहिए ईयर और शोल्डर की वो कम हो जाती है। ऑकर ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ चेस्ट मसल, अगर चेस्ट मसल आपका शॉर्टनिंग हो जाता है तो ये आगे की तरफ बॉडी बेंड हो जाती है। क्यों होता है ये? बहुत ज्यादा टाइट क्लोथ पहनने से, इम्प्रॉपर फर्नीचर पे अगर आप बैठते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज स्पेशली अगर आप शोल्डर्स की नहीं करते हैं तो भी ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये सारे के सारे जो है सो डिफॉर्मिटीज थे। फिर से बता देता हूँ आपको, स्पाइनल कर्वेचर जिसके अंदर काइफोसिस लॉर्डोसिस स्कॉलोसिस है। काइफोसिस को हंचबैक बोलते हैं, लॉर्डोसिस को स्वे बैक बोला जाता है। उसके बाद जो है सो आता है फ्लैट फीट। फ्लैट फीट मैंने आपको दिखाया, फ्लैट फीट के बाद वी हैव राउंड नॉकनी, नॉकनी के बाद बोल एक्स है एंड राउंड शोल्डर्स है। सो ये सारे के सारे हमारे पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है।
हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि कैसे इन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज को ठीक किया जा सकता है। सो नेक्स्ट वी हैव करेक्टिव मेजर्स फॉर द पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। सो मैंने आपको पहले समझाया कि कौन से पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, अब हम जान लेते हैं कि कैसे कैसे करेक्ट किए जा सकते हैं उन सबको। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो काइफोसिस की बात कर लेते हैं। काइफोसिस के लिए आप हेड रिट्रैक्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ी सी स्पाइन फोम रोलिंग कर सकते हैं, यानी स्पाइन के नीचे फोम को डालकर रोलिंग कर सकते हैं। देन कोबरा पोज या भुजंगासन बहुत हेल्पफुल होता है इसमें। देन अर्धो मुखो शवासन है, धनुरासन किया जा सकता है रेगुलरली, मकरासन किया जा सकता है। ये योगासन ऐसे हैं जो आपको रेगुलर नहीं करना होगा। अगर मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊं तो देखिए कुछ इस तरीके की एक्सरसाइज रिलेटेड काइफोसिस किया जाता है जिसमें फोम रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चेयर पे जो है सो बैठकर हेड रिजेक्शन कर सकते हैं, धनुरासन किया जा सकता है, भुजंगासन किया जा सकता है। तो ये सब करने से जो है सो काइफोसिस को आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और थोड़ा बहुत ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट आता हूँ मैं लॉर्डोसिस के ऊपर। लॉर्डोसिस जिसे कि स्वे कहा जाता है, इसके लिए आपको एब्डोमिनल मसल की जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस है वो करनी पड़ेगी। सिटिंग पेल्विक टिल्स ऑन बॉल के ऊपर किया जा सकता है, बॉल एक्सरसाइजेस है जिसमें बॉल के ऊपर बैठकर आप एक्सरसाइज करते हो। देन क्रंचेस किया जा सकता है, फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं। योगासन की बात करूँ तो पश्चिम उत्तानासन डेली करना चाहिए। ऑल्टरनेट टो टच एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, स्लूप वॉकिंग कर सकते हैं इसके लिए। अगर मैं आपको इमेज के थ्रू दिखाऊं तो देखिए ये कुछ एक्सरसाइजेस है, एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6। इस पोजीशन में सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं। देन आप देख सकते हो इस तरीके की भी एक्सरसाइज को की जा सकती है जिसमें आप अपने पाँव को उठा लेते हो। देन बॉडी से जो है सो ब्रिज की तरह एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये सब करके भी हम लॉर्डोसिस से थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्कोलोसिस। स्कोलोसिस में आपको हॉरिजॉन्टल बार पे हैंग होना है, बेंड इन द डायरेक्शन ऑफ योर कर्व, जिस तरफ आपका कर्व है उस तरफ बेंड होना है। स्टैटिक चेस्ट स्ट्रेच की जा सकती है, पायलट्स कर सकते हैं। आसंस की बात करूँ तो अर्ध चक्रासन किया जा सकता है, चिन अप कर सकते हैं आप। ब्रेस्ट स्ट्रोक में जो है स्विमिंग कर सकते हैं, त्रिकोणासन और ताड़ासन भी किया जा सकता है फॉर स्कॉलरशिप के लिए। देख सकते हैं आप इस तरीके से कुछ आप चिन अप कर सकते हैं, पुल अप्स कर सकते हैं। देन आप अपनी बॉडी को जो है सो उस तरीके से घुमाइए जिस तरफ जो आपका बेंड है। देन पायलट्स किया जा सकता है। तो ये सब चीजें करके भी आप स्कॉलरशिप को थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हैं। देन कमिंग ऑन टू नॉकनीज। नॉकनीज में कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए? तो हॉर्स राइडिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू करेक्ट नॉकनी। हॉर्स राइडिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, वर्ड को याद रखिएगा बिकॉज कई बार ये एमसीक्यू में आता है कि हॉर्स राइडिंग इज रेमेडी फॉर विच पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। तो हॉर्स राइडिंग इज फॉर नॉकनीज। देन आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, साइड लेग रेजेस किया जा सकता है। आसंस में बात करूँ तो पद्मासन है, गोमुखासन है, बटरफ्लाई पोस्चर है, फॉरवर्ड लंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप पिलो या फिर बॉल को अपने लेग्स के बीच में डालकर भी रख सकते हैं जिससे कि चांसेस हो जाती है कि नीज के बीच में गैप आ जाए। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ एक्सरसाइज स्क्वाट्स है, बटरफ्लाई पोस्चर्स है। देन ये देखिए अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो इसने बॉल को जो है सो रखा है पाँव के बीच में, और देन यहाँ पे आप पिलो भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से भी नीज के बीच में गैप किया जा सकता है। ये चेयर के ऊपर एक्सरसाइज है, ये भी जो है सो किया जा सकता है और अपने पाँव के जो नीज के बीच में जो गैप है उसको हम बढ़ा सकते हैं। देन कमिंग ऑन टू बोलेक्स। बोलेक्स की अगर मैं बात करूँ तो आप गरुड़ासन कर सकते हैं, अर्ध मत्स्येंद्रासन कर सकते हैं। उसके अलावा जो है सो आप अर्ध चक्रासन भी कर सकते हैं। ये योगा आसन जो भी है ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि रेगुलर करना। करते सब लोग है बट रेगुलर करना इज मच मोर इम्पोर्टेंट। बोलेक्स की बात करूँ तो अगर आप बेंडिंग टोस इनवर्ड, अगर इनवर्ट इनवर्ट टो पे वॉक करेंगे तो भी वो ठीक हो सकता है। देन जो मैंने आपको आसन बताया वो आसन कर लीजिए। देन इनर एज ऑफ द फुट पे वॉक करने से स्टैंड इरेक्ट विथ फीट जॉइंट टुगेदर, दोनों पाँव को जॉइन करके खड़े रहेंगे कुछ देर तक तो भी जो है सो थोड़े बहुत ठीक हो सकती है। देखिए कुछ इस तरीके की एक्सरसाइजेस होती है जो कि किया जा सकता है। गरुड़ासन है, अर्ध मत्स्येंद्रासन है, ये करके भी बोलेक्स को थोड़ा बहुत ठीक किया जा सकता है। देन कमिंग ऑन टू राउंड शोल्डर्स। जो आपका राउंड शोल्डर्स है, राउंड शोल्डर्स के लिए आपको हॉरिजॉन्टल बार को होल्ड करना, बेंच प्रेस है, चक्रासन, धनुरासन, गोमुखासन, ये कुछ आसन है। देन लीनिंग बैक ऑन चेयर, चेयर पे बैक लीन करके भी आप कर सकते हैं। देख सकते हैं अब ये चक्रासन हो गया, धनुरासन है, गोमुखासन है। देन आप जो है सो वांड एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, और जो है सो स्ट्रेचेबल बैंड्स आती है उससे भी आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। देन जो आपका फिंगर टिप्स है उसको जो है सो आप अपने शोल्डर पे रखकर अपने जो बॉडी पार्ट है जो शोल्डर है उसको रोटेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो भी जो है सो थोड़ा बहुत ये ठीक हो सकता है। फिर उसके बाद आते हैं फ्लैट फीट पे। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में वो फ्लैट फीट का ही है, मोस्टली यही पूछा जाता है। फ्लैट फीट में आप टॉवेल कर्ल कर सकते हैं। इसमें करना क्या होता है कि आपको इस तरीके से टॉवेल जमीन पे डाल देनी होती है। टॉवेल जमीन पे डालने के बाद टिप ऑफ द फुट से आप उसको धीरे धीरे करके अपनी तरफ खींचते हैं। देन उसके बाद जो है सो आप मार्बल पिकअप कर सकते हैं, मार्बल स्प्रेड कर दीजिए घर में। देन उसके ऊपर जो है सो आप
पाँव की उंगलियों से उसको उठा उठा कर मार्बल पिक करना है, टो टैप्स किया जा सकता है, और डीप टिश्यू मसाज भी जो है सो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बताऊं, जंपिंग रोप है, टोस के ऊपर जंप करना, स्टैंड अप एंड डाउन ऑन हील्स कर सकते हैं, वॉक ऑन टोस हो सकता है, सैंड वॉकिंग हो सकती है। ये सब चीजें जो है सो फ्लैट फीट में है। सो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताई, ये सब चीजें रेमेडीज है। और इसके लिए, इन सारे पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के लिए कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए, वो सब चीजें मैंने आपको बताई है। सो ये जरूर याद कर लेना, ये मोस्टली क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। We have women participation in sports, physical, psychological, and social benefits. So this is going to be that what are the benefits if women participate in sports. So that participation has been characterized into three parts: physical benefits, psychological benefits, and social benefits. If we talk about physical benefits, lifestyle disease is the first point, where if the woman participates in sports based or physical education based थिंग्स, स्पोर्ट्स बेस्ड पार्ट्स, सो जो लाइफस्टाइल डिजीज होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, जैसे ओबेसिटी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, एस्थमा है, बैक पेन है, ये सब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देन जो बोन डेंसिटी है, फीमेल्स में हमेशा देखा गया है कि बोन डेंसिटी लो हो जाती है, सो अगर कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो बोन डेंसिटी लो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। देन वी हैव टोन्ड मसल्स, अगर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है तो उनकी जो मसल्स है वो स्ट्रांग हो जाती है और टोन्ड रहती है, हमेशा फिट एंड एक्टिव रहता है हमेशा। देन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी एंड हार्ट का जो वर्किंग प्रोसेस है, वो भी उनका स्ट्रांग होता है। और अगर वो स्ट्रांग होगा तो उनका जो फ्यूचर पार्ट होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। सो ये फिजिकल बेनिफिट है। देन ओबेसिटी है, ओबेसिटी लो रहती है। यू विल नेवर फाइंड अ स्पोर्ट्स पर्सन वेरी फैट, ओबेसिटी लेवल हमेशा उनके अंदर लो ही रहता है। देन अगर मैं नेक्स्ट में जाऊं कि सोशल बेनिफिट्स और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या क्या, तो सबसे साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स देख लेते हैं। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स में जो है सो वुमेन्स अगर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, दे कैन मैनेज स्ट्रेस वेरी वेल। क्योंकि क्या होता है, स्पोर्ट्स में जब भी कोई पार्टिसिपेट करता है तो उनका जो मूड है वो इम्प्रूव्ड रहता है, उनको बहुत मजा आता है स्पोर्ट्स में, वो स्ट्रेस एंड टेंशन से दूर रहते हैं, तो वो अपने स्ट्रेस को वेरी इजीली मैनेज कर सकते हैं। देन कंट्रोल इमोशंस है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, बिकॉज जो एंडोर्फिन लोअर्स, जो जो एंडोर्फिन ग्लैंड जो रिलीज करती है बॉडी हमारी, उससे स्ट्रेस लेवल लो होता है। स्ट्रेस लेवल लो होगा तो आप इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे, ज्यादा आप उदास नहीं होगे, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन आपके पास नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक जो है सो आपके इमोशंस कंट्रोल होने लगेंगे। देन कमिंग ऑन टू कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है एक स्पोर्ट्समैन के अंदर में, वैसे ही वुमेन के अंदर भी कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। देन कम सेल्फ एस्टीम, वो जो है सो अगर उनका स्पोर्ट्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप है तो उनकी जो है सो एथलेटिक बॉडी जो है सो हमेशा एक अच्छा एस्टीम प्रोवाइड करती है, वो खुद के जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर सकती है, अपने पास भी सोसाइटी में भी अपने आप को मैनेज करके रख सकते हैं, और उनके लाइफ में सक्सेस मिलने का चांस ज्यादा होता है। देन दे लर्न द लीडरशिप क्वालिटीज स्किल्स, जो अगर टीम में कैप्टन है, आप डिफरेंट डिफरेंट टीम्स में खेलते हैं तो आप लीडरशिप क्वालिटीज खुद के अंदर डेवलप करते हैं, एंड एज अ लीडर आप एमर्ज होते हैं। नेक्स्ट जो है सोशल बेनिफिट्स, सोशल बेनिफिट्स में देर आर फ्यू पॉइंट्स, कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन है, इंटर रिलेशनशिप है, कोऑपरेशन है। अगर कोऑर्डिनेशन की बात करूँ तो आपके अंदर जो है सो आप सोशल नेटवर्क में वर्क करते हो, स्पोर्ट्स जो है सो हमेशा मोस्टली टीम वर्क होता है, तो उसमें जो है सो आप कोऑर्डिनेशन लेवल पे वर्क करते हो, तो आप कोऑर्डिनली सबके साथ काम कर पाते हो एंड योर कोऑर्डिनेशन लेवल इंक्रीजेस। देन कम्स कम्युनिकेशन, जैसे जैसे आप अपने पीयर टीम मेंबर से मिलते हो, कोचेस से मिलते हो, सभी लोगों से मिलते हो, तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो इम्प्रूव होता है। देन इंटर रिलेशनशिप है, जैसे जैसे आप टीम में खेलना शुरू करते हो, आपकी अचीवमेंट आने लगती है, देन यू स्टार्ट बिल्डिंग द रिलेशनशिप, आपके अंदर अंदर जो है सो लोगों से रिलेशनशिप अच्छा हो जाता होने लगता है, बिकॉज व्हेन यू विन पीपल अप्रेजेस यू। तो सब अगर हारते भी हो तो भी लोग आपका साथ देते हैं, वो आपको समझाते हैं, सिखाते हैं, तो जो रिलेशनशिप लेवल है वो इंक्रीज होती है, एंड देन यू बिकम अ गुड कॉपरेशन वाले लोग बन जाते हैं, जो भी वुमेन्स पार्टिसिपेट करती है, दे लर्न हाउ टू कॉपरेट विथ अदर्स। The next point is special consideration, that is menarche, menstrual dysfunction, pregnancy and menopause. So menarche क्या होता है? Menarche, it is the first menstrual period of a girl that generally happens at the age of 12 to 14 years. जो पहला पीरियड होता है गर्ल्स में, menstrual period जो होता है, that which occurs at the age of 12 to 14 years, that is menarche. Intensive sports activity may lead to health risks to young girls and is reflected as an abnormal menarche. बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी वाला जो एक्सरसाइजेस होती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, वो यंग गर्ल्स को जो है सो हेल्थ रिस्क हो सकती है, और उसको एबनॉर्मल मेनर्ज में गिना जाता है। देन कम्स मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन। मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन इज की अगर कभी डिसऑर्डर होती है जिसमें कि इरेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, दैट इज टर्म्ड एज मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन। कभी भी अगर किसी को पीरियड्स में इरेगुलरिटी आ जाती है, ये एक तरीके का डिसऑर्डर है जिसे मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन बोला जाता है। इसमें क्या क्या चीजें होती है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड,
एब्डोमिनल क्रैम्प्स ज्यादा आ सकती है, हेवी और प्रोलॉन्ग पीरियड्स हो सकता है, इरेगुलर पीरियड्स आ सकती है, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसको आने में डिले हो सकता है। सो ये मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन है। देन कम्स प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी एक स्पोर्ट्स कैरियर में वुमेन के लिए ब्रेक की तरह काम करती है। इट इज नॉट रिकमेंडेड टू टेक पार्ट इन इंटेंसिव स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। किसी को प्रेगनेंसी होती है तो उस समय उसको इंटेंसिव स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। देन कम्स मेनोपॉज। मेनोपॉज होता है, इट इज द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ओवरीज। जब भी ओवरीज जो है सो प्राइमरी फंक्शन स्टॉप कर देती है, दैट इज टर्म्ड एज मेनोपॉज। मेनोपॉज में ओएस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है सो प्रोड्यूस नहीं होती है। मेनोपॉज एक तरीके से स्टॉपिंग ऑफ द पीरियड्स होती है वुमेन्स के अंदर में। देन वी कम टू फीमेल एथलीट ट्रैक। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मोस्टली हर बार एग्जाम में आता है। फीमेल एथलीट ट्रैक क्या होता है? इट इज अ हेल्थ कंसर्न फॉर एक्टिव वुमेन एंड गर्ल्स हु आर ड्रिवन टू एक्सेल इन स्पोर्ट्स। ये एक तरीके से ट्राइड बोला जाता है बिकॉज थ्री आर देयर, और इस तरीके से जो है सो ये वो कॉन्सेप्ट होती है जहाँ पे वुमेन्स को प्रॉब्लम होती है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, और कुछ रीजंस होते हैं। वो तीन क्या क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर्स है, एमेनोरिया है, ओस्टोपोरोसिस है। कौन अफेक्ट होता है? एनीवन मे बी अफेक्टेड बट फीमेल्स पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिविटीज व्हिच एम्फेसाइजेस लीननेस आर एट हाई रिस्क। जैसे वो एक्टिविटी जिसमें कि लीन पोजीशन ज्यादा होती है, जैसे जिम्नास्टिक है, बैलेट है, डाइविंग है, फिगर स्केटिंग है, एरोबिक्स है, रनिंग है, ये सब चीजें जो है सो ज्यादा इफेक्ट होती है फीमेल्स के लिए। इसमें जो सिम्टम्स में क्या क्या हो सकता है? फटीग है, फ्रीक्वेंट इंजरीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लॉस ऑफ एंडोरेंस है, इरेटेबिलिटी है, इंक्रीज्ड हीलिंग टाइम ऑफ इंजरीज है, सीरियसन ऑफ मेंस्ट्रुएंस है। तो ये सारी चीजें जो है सो होती है इसके सिम्टम्स। अब एक एक करके हम देख लेते हैं तीनों में होता क्या क्या है। सबसे पहले ईटिंग डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर टू है एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर कॉजिंग पीपल टू ओबेस अबाउट वेट एंड व्हाट दे ईट। जब लोग सोचने लगते हैं कि वेट ज्यादा हो रहा है, और उसकी वजह से वो अपने खाने में स्टॉप करने लगते हैं, दैट इज टर्म्ड एज एनोरेक्सिया नर्वोसा। इट इज कैरेक्टर बाय द डिसऑर्डर्ड बॉडी इमेज विद एन अनवांटेड फियर ऑफ बीइंग वेट। इसमें जो है सो एक फियर लगा रहता है कि मेरा वेट बढ़ जाएगा। दैट कंडीशन जो होती है, एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, दैट इज टर्म्ड एज एनोरेक्सिया नर्वोसा। सिम्टम्स में जो है सो नॉर्मल वेट थ्रू स्टार्वेशन और टू मच एक्सरसाइज। लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं जिसकी वजह से वेट कम हो जाता है। वो स्टार्व करने लगते हैं, खुद को बार बार देखने लगते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में भी रिक्वायर्ड टू रिस्टोर नॉर्मल वेट। कई बार ऐसा भी होता है कि वेट बहुत ज्यादा कम हो जाती है जिसकी वजह से नॉर्मल वेट रिस्टोर करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। इस वक्त पे टॉक थेरेपी ज्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि इसमें जो है सो बिहेवियरल चेंजेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। देन बुलिमिया नर्वोसा है। बुलिमिया नर्वोसा इज नथिंग एल्स, सीरियस ईटिंग डिसऑर्डर है, मार्क्ड बाय बिंगिंग फॉलोड बाय मेथड्स टू अवॉइड वेट गेन। आपने खाना खाया, देन यू वोमिट आउट सो दैट द बॉडी डजंट स्टोर द फैट। पीपल विद दिस कंडीशन बिंज ईट, वो खाकर वोमिट आउट कर देते हैं। और जो है सो इसमें ज्यादातर जो है एक्सेसिव एक्सरसाइजिंग और फास्टिंग भी आ जाता है। ईटिंग एंड देन वोमिटिंग आउट विथ पर्पस नॉट टू गेन वेट, ताकि वेट गेन ना हो, इसके लिए जो है सो ईट करने के बाद वोमिट आउट कर देते हैं, दैट इज टर्म्ड एज बुलिमिया। ट्रीटमेंट्स इंक्लूड काउंसलिंग, मेडिकेशन एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन। इसमें जो है सो काउंसलिंग हो गया, मेडिकेशन हो गया, न्यूट्रिशन एजुकेशन देने से भी जो है सो ये ट्रीटमेंट हो सकती है। सेकेंड ट्राइड की बात करूँ तो इट्स एमेनोरिया। एमेनोरिया इज जब भी कभी 3 मंथ और उससे ज्यादा पीरियड्स नहीं आते हैं, दैट इज टर्म्ड एज एमेनोरिया। एमेनोरिया इज ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी एमेनोरिया एंड सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया इज व्हेन देयर इज अ डिलेड बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब भी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिलेड होती है, एट द टाइम 12 टू 14 ईयर्स में आ जाना चाहिए, बट अगर डिलेड होता है तो दैट इज टर्म्ड एज प्राइमरी एमेनोरिया। सेकेंडरी एमेनोरिया की अगर पीरियड्स स्टार्ट हुए बट इट स्टॉप्स फॉर 3 मंथ और मोर, दैट इज टर्म्ड एज सेकेंडरी एमेनोरिया। स्टॉपिंग ऑफ रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर 3 मंथ और मोर इज टर्म्ड एज सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया दो टाइप है एमेनोरिया के। जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं उसमें हार्मोनल चेंजेस है, बहुत ज्यादा इंटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं, और अगर लेस कैलोरीज लेते हैं तो भी ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। एंड लास्ट वन इज ओएस्टोपोरोसिस। ओएस्टोपोरोसिस इज अ कॉमन वर्ड, डिक्रीज इन बोन डेंसिटी। जब भी कभी जो है सो बोन डेंसिटी किसी के अंदर कम हो जाती है, मोस्टली वुमेन्स में होता है ये। इट पुट्स वुमेन एथलीट एट रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर। इसमें जो है सो वुमेन को बहुत ज्यादा चांसेस होती है बोन फ्रैक्चर होने के। लो एस्ट्रोजन लेवल एंड लो कैल्शियम इंटेक कैन लीड टू ओस्टोपोरोसिस। मोस्टली जो है सो जब लो कैल्शियम इंटेक होती है उस समय जो है सो ओस्टोपोरोसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसका जो मेन मेन रीजन है वो कुछ ऐसा है। इनसफिशियंट कैल्शियम इन डाइट, अगर आपके डाइट में इनसफिशियंट कैल्शियम है। ईटिंग डिसऑर्डर अगर आपको हुआ है, सपोज यू आर डूइंग, अगर आप बुलिमिया हो रहा है या फिर जो है सो आपको एनोरेक्सिया हो रहा है, तो भी जो है सो ओस्टोपोरोसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ईटिंग हैबिट्स अगर बैड है, कुछ भी खा लेते हैं, कभी भी खा लेते हैं, तो दैट बैड ईटिंग हैबिट्स कैन आल्सो कॉज टू ओस्टोपोरोसिस। और अगर एमेनोरिया है किसी को, तो भी जो है सो होने के चांसेस बहुत ज्यादा है ओस्टोपोरोसिस। सो दिस वेर द टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। एंड
Never wish life were easier. Wish that you were better. Written by Jim Rohn. Jim Rohn. So follow these lines and do subscribe us, follow us, and if any questions, do comment us. We'll surely answer. Our motive is to cut short and make it easy for you all so that you can easily learn it. Thank you, all of you. Meet you in the next chapter's video. Thank you once again.